Hello everyone, welcome to our channel Hire Me Smart. Today we are going to start economics syllabus. हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स का कंप्लीट वीडियोस डालेंगे कंप्लीट सिलेबस। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले क्लास 12th की चैप्टर मनी। चैप्टर मनी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि मनी क्या होता है। मनी से पहले हम स्टार्ट करेंगे कि पहले समझेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में लेंगे हम कि जब एक गुड्स दूसरे गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है, लेन देन होता है इनका विदाउट द यूज ऑफ मनी, देन हम इसे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। व्हेन वन गुड इज एक्सचेंज विद अनदर गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो आइए हम पढ़ते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी इज नॉन एज बार्टर सिस्टम। जैसे कि हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि एक लेडी दूसरी लेडी के साथ फिश और मसाले का एक्सचेंज कर रही हैं, तो इसे हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ पे एग्जांपल्स में देख सकते हैं। आइए एग्जांपल पढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में क्या लिखा है कि फॉर एग्जांपल वीट्स मे बी एक्सचेंज फॉर क्लॉथ्स। वीट जो है एक्सचेंज कर सकते हैं क्लोथ्स के साथ, हाउसेज हॉर्सेस के साथ एक्सेट्रा। और हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है जैसे कि मैं टीचर में बी पेड वीट और राइसेस एज पेमेंट फॉर हिज और हर सर्विसेज। कि आप टीचर को पेमेंट कर सकते हो वीट और राइस में। अर्ली टाइम पे ऐसा होता था कि पेमेंट करते थे वीट और राइस में, लेकिन आज क्या होता है कि इन टुडेज आप इन एक्सचेंज में आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो इन रिटर्न। और इन वी कैन से दैट बार्टर में जैसे कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टडीज़ के लिए और आप मुझे इन रिटर्न लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सच एक्सचेंज एग्जिस्ट C2C इकोनॉमी इन द C2C इकोनॉमी। अब क्या है कि बार्टर सिस्टम जैसे जनरेट हुआ है वैसे ही यहाँ पे डायरेक्टली आ गया है कि C2C इकोनॉमी कहाँ से जनरेट हुआ बार्टर सिस्टम से। तो C2C इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ C स्टैंड्स फॉर कमोडिटी की बात करते हैं। नोट में लिखा है कमोडिटी। C2C इकोनॉमी C स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। C2C इकोनॉमी इज वन इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज विद कमोडिटी। जहाँ पे एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी के साथ एक्सचेंज होती है उसे हम C2C इकोनॉमी कहते हैं। C2C refers to the barter system of exchange. Hence, C2C economy is an economy dominated by barter system of exchange. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी बार्टर सिस्टम में। जैसे कि आपने अर्लियर टाइम में देखा था कि अर्लियर टाइम में मतलब पुराने समय में बहुत ज़्यादा बार्टर सिस्टम का ही यूज़ होता था। इस बार्टर सिस्टम की ही शुरुआत हुई थी कि एक गुड्स को हम दूसरे गुड्स के साथ एक्सचेंज करते थे। और आज भी हमने इसे प्रचलन में देखा है कि कई गाँवों में कई जगह पे हम बार्टर सिस्टम का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। और आपने अपने फैमिली में भी कई बार ऐसा देखा होगा, आपने खुद ऐसा किया होगा कई फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज़ में और कई लोगों के साथ कि आप एक सामान को अपने सामान को दूसरे लोगों के सामानों के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अब क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती थी आपको बार्टर सिस्टम में, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले होता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कि जब भी हम गुड्स को अपने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं तो दोनों ही एक दूसरे की गुड्स की नीड हो, पहली बात। दूसरा, एक दूसरे की नीड्स जो भी गुड्स हैं वो एक दूसरे की वांट्स को सैटिस्फाई कर सकें। जो भी उनके पास गुड्स है उनके पोजीशन में उनके पास जो गुड्स रखा है वो एक दूसरे की नीड्स को सैटिस्फाई कर सकें। तो और वैसे भी ये हमें ढूँढने में बहुत डिफ़िकल्ट फेस होता है। आइए पढ़ते हैं। डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर सिस्टम। क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ होती थी बार्टर सिस्टम में। पहली बात है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट। बार्टर सिस्टम इज़ पॉसिबल ओनली गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय टू पर्सन आर नीडेड बाय ईच अदर। जब एक दूसरे की गुड्स की आवश्यकताएँ होती हैं तभी ये पॉसिबल है। इट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये बहुत रेयरली होता है, इसी को हम डबल कोइंसिडेंस कहते हैं कि दोनों को ही एक समय पर एक ही चीज़ की आवश्यकता है। अगला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स दैट गुड्स इन पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट पर्सन मस्ट बी यूजफुल एंड नीडेड बाय ईच अदर। दोनों को एक दूसरे गुड्स की आवश्यकता होनी चाहिए, दोनों ही एक दूसरे गुड्स को यूज़ करके सेटिस्फाई होने चाहिए। इट इज़ मेन बेसिस ऑफ बार्टर सिस्टम बट इट इज़ रेयर। कि ये बहुत हार्ड होता है कि हम दोनों को ही एक दूसरे की गुड्स की ज़रूरत हो और दोनों ही एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें।
तो इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट सच पर्सन एवरी टाइम, बहुत कम होता है, इट इज़ रेयर। इन द बार्टर सिस्टम एक्सचेंज इट इज़ क्वाइट लिमिटेड, हम सबके साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में हमें एक दूसरे की वांट्स और नीड्स को देखना पड़ता है, दोनों को एक दूसरे के गुड्स की आवश्यकता होनी चाहिए। अगला है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि लैक ऑफ डिविजिबिलिटी कि जब भी हम अपने गुड्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं तो पहली बात कि अब हमें उसका मेजरमेंट करना पड़ता है कि जैसे कि एक कार को स्कूटर के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं हम, तो उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, किस किस मेजरमेंट में हम एक्सचेंज करेंगे। अब हम कार को काट तो सकते नहीं, तोड़ तो सकते नहीं, तो ये डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़ती थी इन कमोडिटीज़ ऑफ एक्सचेंज। डिफ़िकल्टी ऑफ डिवाइडिंग द कमोडिटी अराइजेस। फॉर एग्जांपल हमने जैसे कि कार लिया, इफ़ अ कार टू बी एक्सचेंज फॉर अ स्कूटर, हम कार को स्कूटर के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, देन द कार कैन नॉट बी डिवाइडेड, हम कार को डिवाइड नहीं कर सकते। सिमिलरली एनिमल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। हम जैसे एनिमल्स को एक्सचेंज करते हैं दूसरे सामान के बदले, दूसरे गुड्स के बदले, तो हम उसको भी डिवाइड नहीं कर, एनिमल को भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो अहेड। अगला हम पढ़ते हैं कि क्या डिफ़िकल्टी आती है। डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज कह सकते हैं हम कि अब हम जैसे जो भी गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, अगर हमारे पास वो ज़्यादा क्वांटिटी में है या फिर हम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं और हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे हमें कई डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। पहली बात तो हम उसको स्टोर करने के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए हमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है। अगर हमने आज वो गुड्स एक्सचेंज कर भी लिया तो हम उसे स्टोर कहाँ करेंगे, स्टोर की डिफ़िकल्टी आती है। जैसे कि पुराने टाइम में हमारे पास कोल्ड स्टोरेज या फिर हाउसिंग स्टोरेज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। जैसे कि आज हमारे पास अवेलेबल है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज, ऑयल स्टोरेज और मल्टीपल टाइप ऑफ स्टोरेज हमें फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जैसे कि पुराने टाइम में कहीं अगर कहीं अवेलेबल भी है तो वो बहुत दूर-दूर हैं और दूर-दूर जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हैवी होती थी। पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होता था हर जगह के लिए, और जहाँ अवेलेबल होता भी था और स्टोरिंग फैसिलिटी भी होती थी, तो उनकी ह्यूज कॉस्टिंग होती थी। स्टोरेज कॉस्टिंग हैवी हो जाती थी बहुत ज़्यादा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत हैवी हो जाती थी। तो आइए पढ़ते हैं कि most of the goods like wheat or rice, cattle, etc. are likely to deteriorate with the passage of knowledge। कि एक टाइम के बाद जैसे कि डिटेरियोरेट मतलब फॉलिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स, जो भी हम रख रहे हैं अपने पास, उसकी वैल्यू में डिक्रीज होता था, उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती थी। गेनिंग विद अस और इन्वॉल्व हैवी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, हैवी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज लग जाती थी। फर्दर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन्वॉल्व्स ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसे हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती थी। ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज़ जिसको आप मूव ऑन नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, जैसे कि हाउस, फार्म, लैंड, हमने इसकी बात की। तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, कह सकते हैं कि इनको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में फेस करनी पड़ती थी। इट वाज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ऑन दैट टाइम कि ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था और हम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही मानते थे कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगला हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर। अब हम मेजरमेंट की बात करते हैं, जैसे हमने पहले बात की कि हम एक गुड्स को दूसरे गुड्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिवाइड करने का मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि हमें मेजरमेंट का देखना पड़ता है कि यहाँ पे अब एक कॉमन मेजर ऑफ यूनिट नहीं थी। अब जैसे कि हमें एक्सचेंज करना है कि एक एनिमल को किसी अदर फूड से, गुड से, जैसे कि वीट और राइट से एक्सचेंज करना है एक एनिमल को, एक हैन को, तो हम कैसे मेजरमेंट करेंगे कि कितने एनिमल को कितने टन्स में मेज़र किया जाए, या फिर हम एक हैन के बदले कितना वीट, कितने केजी वीट ले सकते हैं, या फिर कितने केजी वीट के बदले एक हैन ले सकते हैं। तो ऐसे मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ सकती थी और डिफ़िकल्टीज़ आती थी। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। डिफरेंट कमोडिटीज़ आर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़। जो डिफरेंट कमोडिटीज़ ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट कमोडिटीज़ हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़। जैसे कि आज भी हम डिफरेंट कमोडिटीज़ की बात करें तो अलग अलग कमोडिटीज़ की अपनी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। द वैल्यूज़ ऑफ गुड्स और सर्विसेज मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन बी एक्सचेंज फॉर इन द मार्केट। देयर इज़ नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू अंडर द बार्टर सिस्टम। यहाँ पे कोई कॉमन मेजर यूनिट मेजर नहीं था कि हम दोनों को एक ही मेजर, जैसे आज हमारे पास अवेलेबल है कि केजी
केजीज को केजीज में, लीटर को लीटर में, मीटर को मीटर में। ऐसे हमारे पास कई मेजरमेंट टेक्निक्स हैं कि हमारी हर एक चीज़ को किसी न किसी मेजर कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि हमारे पास एक सिंगल मेजरमेंट यूनिट है जो मेन है, जिसको हम सब में मेजर कर सकते हैं, वो है मनी। मनी आजकल हम हर चीज़ को मनी से मेजर करते हैं कि ये इतने में मिलेगा, ये इतने में मिलेगा, इतने में हो सकता है। अगला है कि इन दिस सिचुएशन क्या क्या डिफिकल्टीज और होती हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसाइड दैट इन व्हाट प्रपोर्शन, किस प्रपोर्शन में द गुड्स आर एक्सचेंज, जो गुड्स हैं तो गुड्स किस मेजरमेंट ऑफ प्रपोर्शन में हम इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है डिसाइड करना कि कैसे करें। अब लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, क्या 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 होता था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता था कि हमें पुश करना है, मतलब फ्यूचर टाइम पीरियड में हमें उस पेमेंट को फिनिश करना है। जैसे कि हम आज देखते हैं कि ईएमआईज़ की फैसिलिटी हमें अवेलेबल है, ईएमआईज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ईएमआईज़ में क्या होता था कि हम आज कोई गुड ले लेते हैं और फ्यूचर टाइम उसकी धीरे धीरे पेमेंट करते रहते हैं। तो ऐसे ही पुराने टाइम में भी होता था, कई बार हमें सामने वाले को आपको गुड्स की आवश्यकता नहीं होती, जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस गुड्स की आवश्यकता नहीं होती थी। तो वो क्या कहेगा कि सर आप तो ले जाओ, आपकी उससे अच्छी बनती है, तो आप वो क्या बोलेगा, ठीक है आप ले जाओ, पर फ्यूचर टाइम पीरियड में आप मुझे फ्यूचर में पे कर दें, पे ऑफ कर देना इस चीज़ के रिटर्न सूद समेत, जैसे कि बात करते हैं। तो अब आप गुड्स तो ले गए, पर आप फ्यूचर टाइम पीरियड में किस वैल्यू में कैसे उसे मेजर करेंगे कि हम फ्यूचर टाइम पीरियड में किस तरह से पे ऑफ करें। अब मान लो कि आप पे इंटरेस्ट मतलब ब्याज, जैसे कि ब्याज भी देते हैं, सूद भी देते हैं, तो हम उसे कैसे वैल्यू करें। तो उस चीज़ में भी हमें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती थी। ऊपर से कई अगर हमने मेज़र भी कर लिया कि इतना इंटरेस्ट रेट दें, या फिर किस तरह से हमने जुगाड़ लगा भी लिया, तो भी उसमें डिफ़िकल्टी आती थी कि डिसएग्रीमेंट्स होते थे कि इस वे में पे करें, या फिर कई बार टर्म्स एंड कंडीशंस भी रख देते थे कि सामने वाला टर्म्स एंड कंडीशंस भी इन्वॉल्व कर देता था कि मुझे इसी फॉर्म में गुड्स की पेमेंट चाहिए। मान लो उसने आपको आज पेमेंट की इन टर्म्स ऑफ उसने आज आपको गोल्ड दिया और वो बोल रहे हैं कि इन रिटर्न मुझे गोल्ड ही चाहिए या सिल्वर चाहिए या समथिंग, उसने कुछ ऐसी कंडीशंस लगा दी जिसे आपको पे करने में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े। तो आइए पढ़ते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इन अ बार्टर सिस्टम, बार्टर इकोनॉमिक फ्यूचर पेमेंट्स would have to be stated in terms of specific goods or services. This leads to following problems, कि ये प्रॉब्लम फेस होती थी। पहला क्या प्रॉब्लम फेस होती थी, देयर कुड बी डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग हम पे ऑफ करना चाहेंगे फ्यूचर में, तो क्वालिटी ऑफ गुड्स पे इशू आते थे। सर्विस टू बी रिपेड, कौन कौन और सर्विसेज टू बी रिपेड, कैसे रिपेड करें। देयर वुड बी डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग which specific commodities, तो हम बात कर रहे थे which specific commodities would be used for payment, कि कौन सा एक सेटिस्फाइड टर्म है कि हम उसमें किस कॉमोडिटी में आपको पे ऑफ करना है फ्यूचर में, तो वो भी डिसाइड करना पड़ता था। और उसमें भी डिसएग्रीमेंट्स होते थे कि कोई लोग एग्री हो जाते थे कि ठीक है हम पे करने के लिए इस टर्म में रेडी हैं, और कई लोग इस टर्म में रेडी नहीं होते थे। तो ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती थी। तो हाँ, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर करें अपने दोस्तों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनिए, हम इस जल्दी से जल्दी इसमें वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे और इस इकोनॉमिक्स के सिलेबस को ख़त्म करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।